चौधरी चरण सिंह हमेशा कहते थे कि देश की खुशहाली और समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन आज इसी रास्ते पर विरोध और आंदोलन की दीवार खड़ी हो गई है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 118 वर्ष पहले आज ही के दिन हुआ था और उन्हीं की याद में हर साल आज के दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आज जब एक तरफ पूरा देश किसानों के अब तक के सबसे बड़े नेता को याद कर रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के आसपास हजारों किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपको शायद यह बात पता नहीं होगी कि वर्ष 1937 में चौधरी चरण सिंह भी उस समय उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में किसानों के हित में एक ऐसा ही बिल लेकर आए थे और इस बिल को भी उस समय कुछ किसान विरोधी ताकतों ने पास नहीं होने दिया था। यानी 80 वर्षों में देश का किसान और उनके आंदोलनों के तरीके तो बदल गए, लेकिन किसानों के नाम पर होने वाली राजनीति नहीं बदली। भारत में आज भी हर 3 में से 1 सांसद अपने आप को किसान बताता है। लेकिन आज हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि कृषि प्रधान देश भारत में किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह का गांव और उनका घर आज कितनी बुरी स्थिति में है। इसके बाद हम आपके ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। अगर आप ब्लड प्रेशर सिर्फ अपनी एक बाजू से मापते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि ब्रिटेन में हुई एक नई स्टडी के मुताबिक अगर ब्लड प्रेशर को दोनों बाजुओं से मापा जाए तो आपको भविष्य में होने वाली कई गंभीर बीमारियों के बारे में पहले ही पता लग सकता है। अगर दुनिया भर के डॉक्टरों ने इस सुझाव को मान लिया तो सिर्फ एक बाजू से ब्लड प्रेशर मापने की 133 साल पुरानी प्रथा हमेशा के लिए बदल जाएगी। और आखिर में हम आपको ब्रिटेन में बोतलों में बिक रही हवा के बारे में बताएंगे। कोरोना वायरस की वजह से ब्रिटेन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस वजह से वहां के लोग क्रिसमस की छुट्टियां मनाने अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उन्हें घर की याद बहुत आ रही है। अब एक कंपनी ने ऐसे लोगों के घरों के पास की हवा को बोतलों में बंद कर दिया है और इनके पास पहुंचाना शुरू कर दिया है, यानी इसे बेचा जा रहा है। 2400 रुपए में बिकने वाली इस बोतल बंद हवा को सूंघ कर लोगों को एहसास होता है कि वो अपने घर पहुंच गए हैं। इसलिए आज आपको बोतलों में बेची जा रही भावनाओं का विश्लेषण भी जरूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजों को बीजेपी ने अलगाववादी विचारधारा की बड़ी हार बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इन चुनावों से लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास और मनोबल बढ़ेगा। डीडीसी चुनाव में बीजेपी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 7 पार्टियों के गुपकार गठबंधन को 110 सीटें और कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 4,87,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को मिले कुल 4,77,000 वोटों से ज्यादा है। लेकिन पीडीपी ने कहा यह बीजेपी की जीत नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा 370 हटाने के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जब से इन्होंने 370 खत्म किया और कहा कि हम हिंदुस्तान के आईन को एक्सटेंड करेंगे जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स कहाँ हैं? वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब निर्दलियों का समर्थन जुटाने के लिए राज्य प्रशासन के जरिए दबाव बना रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के खिलाफ जो भी हरबे इस्तेमाल करो, जो भी साजिशें रचाए, जो भी प्रोपेगेंडा रचाए, आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। डीडीसी चुनावों में बीजेपी ने कश्मीर में भी 3 सीटें जीती थी। इन चुनावों में 50 निर्दलीय जीते थे। इनमें से कई बीजेपी के समर्थक माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, हमें अपनी मिट्टी को बचाना है। कोलकाता में आयोजित बांग्ला संगीत मेले में पहुंची ममता बनर्जी ने मातृभूमि के सम्मान की बात कही। ए माटी आमार समस्त स्वप्न, ए माटी मनेर जोर, ए माटीटाके भालोबासबेन, माके भालोबासबेन। নোবেল প্রাইজ থেকে শুরু করে সবই যদি দেখবেন সবটাই বাংলা। বাংলাটাকে গুজরাট হতে দেব না।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर यानी कल विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन दिन में 11 बजे होगा। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। उधर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। आरोप है कि पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में बीजेपी की रैली चल रही थी, तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में हुई लड़ाई में करीब 16 लोग घायल हो गए। 9 करोड़ किसानों के खातों में 25 दिसंबर को किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। कोई केसीसी का लाभार्थी होगा, कोई सम्मान निधि का लाभार्थी होगा, कोई एफपीओ का लाभार्थी होगा। उसका अनुभव और उनके साथ वार्तालाप, ये 6 किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री किसानों को नए कृषि कानूनों पर जानकारी देंगे और उनके सवाल भी सुनेंगे। कृषि कानूनों पर जागरूकता अभियान चला रही बीजेपी ने कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारियां की हैं। यूपी में बीजेपी करीब 400 किसान चौपाल लगाएगी, जिसमें 4 लाख किसान जुड़ेंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने कहा है कि सरकार अगर कोई ठोस प्रस्ताव देकर बुलाएगी तो वो बातचीत के लिए तैयार है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। वहीं मामले को लटकाने के आरोप को खारिज करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदारी से किसानों को समाधान देना चाहती है। कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए, वो तारीख और समय हमें बताएंगे तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। इस बीच कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस के सांसद कल राष्ट्रपति से मिलेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद सुबह 11 बजे विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करेंगे। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे एक दिन के दौरे पर लेह पहुंचे। सेना प्रमुख का स्वागत फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन ने किया। इसके बाद आर्मी चीफ ने रेचिन ला समेत फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की अग्रिम चौकियों का दौरा कर एलएसी के मौजूदा हालात का जायजा लिया। जनरल नरवणे को सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ ने सीनियर अधिकारियों के साथ रणनीतिक हालात पर चर्चा की। एलएसी पर तनाव को देखते हुए सेना प्रमुख का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। भारत ने आज जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम श्रेणी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर से शाम 4 बजे मिसाइल को लॉन्च किया गया। ये मिसाइल से तेज गति से उड़ने वाली मानव रहित विमान को आसानी से नष्ट कर सकता है। डीआरडीओ ने ये मिसाइल सेना के इस्तेमाल के लिए विकसित की है। इसी महीने डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने आज सीआरपीएफ के बंकर पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड फेंके, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। तीनों घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों की तलाश में जुटी हैं। यहाँ जो हमारी डिप्लॉयमेंट है सीआरपीएफ की, तो उस पर पार्क साइड से किसी ने ग्रेनेड लॉबिंग की है, बट हमने अकॉर्डिंगली एरिया को कार्डन किया है और वी आर ट्राइंग की कौन लोग थे इसके पीछे एंड वी विल वर्क आउट। एनआईए ने 3 साल से फरार खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर को साइप्रस से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। गुरजीत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा के साथ मिलकर खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाने की साजिश कर रहा था। गुरजीत और उसके साथ सोशल मीडिया पर सिख भावनाएं भड़काने की साजिश में लगे थे। एनआईए ने 2017 में जब चार्जशीट दाखिल की थी, तब उसे इस खालिस्तानी आतंकी के साइप्रस भागने का पता चला था। गुरजीत को कल मुंबई की एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आजकल पूरे देश में चारों तरफ किसानों की बात हो रही है और आज किसान दिवस है। भारत के पहले किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमेशा कहते थे कि देश की खुशहाली और समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन आज इसी रास्ते पर विरोध और आंदोलन की दीवार खड़ी हो गई है।
चौधरी चरण सिंह का जन्म 118 वर्ष पहले आज ही के दिन हुआ था और उन्हीं की याद में हर साल आज के दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज जब एक तरफ पूरा देश किसानों के अब तक के सबसे बड़े नेता को याद कर रहा है, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी के आसपास हजारों किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1937 में यानी आजादी से 10 साल पहले चौधरी चरण सिंह ने सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में किसानों के हित में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। उस समय उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था और इस बिल के जरिए चौधरी चरण सिंह किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलवाना चाहते थे और उनकी आमदनी को बढ़ाना चाहते थे। ठीक वही बात जो आज सरकार भी कह रही है। ठीक वैसे ही जैसे आज केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों की आय को बढ़ाना चाहती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तब भी हमारे देश में एक ऐसा गैंग सक्रिय था जो चौधरी चरण सिंह के बिल के विरोध में था और इन लोगों ने मिलकर इस बिल को तब पास नहीं होने दिया। कहा जाता है कि इसी बिल को आधार बनाकर पंजाब में वर्ष 1940 में ही एक कानून बना दिया गया था। लेकिन उस समय के एक समूह ने कुछ लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा नहीं होने दिया। चौधरी चरण सिंह लगातार किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और इसके लिए ही वो राजनीति में भी आए थे। लेकिन उन्होंने कभी किसानों के नाम पर आज के दौर वाली राजनीति नहीं की। वो सिर्फ किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और इसी संघर्ष के दम पर वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। वो देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पदों पर भी रहे और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसलिए आज किसान दिवस है और आज के दिन चौधरी चरण सिंह को याद करना तो जरूरी है ही, लेकिन यह भी देखना होगा कि उनकी विचारधारा क्या थी और आज किसान जिस आंदोलन को कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। चौधरी चरण सिंह किसानों के मामले में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नजरिए से सहमत नहीं थे और इसी का विरोध करते हुए उन्होंने आखिरकार कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। लेकिन आज वही कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं और इसी का परिणाम है कि सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। देश के कृषि मंत्री ने आज एक बार फिर किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि उन्हें उनकी फसलों का सही दाम मिलेगा। लेकिन किसान अब भी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं और वो ये कि कृषि कानूनों को पहले वापस किया जाए। इसके अलावा उन्हें और कोई बात मंजूर नहीं है और यह मामला ऐसा लगता है जैसे किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ नहीं रहा है। यह संयोग है कि कृषि में जिस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो भी हल है और हल के जरिए ही किसान अपने खेत जोतता है और फसल उगाता है। और आज भी किसान और सरकार इस पूरी बातचीत के जरिए एक हल निकालना चाहते हैं। पहले किसान हाथ के औजारों से हल का काम करता था, फिर इसके लिए पशुओं का सहारा लेने लगा और अब ट्रैक्टर और नई नई मशीनें आ गई हैं। फिर भी हल का महत्व कम नहीं हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तत्व किसानों की समस्या का हल होते हुए देखना नहीं चाहते। हालांकि देश में हजारों लाखों किसान ऐसे भी हैं जो नए कृषि कानूनों के समर्थन में अब आ गए हैं। और आज की जो बड़ी बात है वो ये है कि आज नए कृषि कानूनों के समर्थन में 20 राज्यों के 3 लाख से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपे गए हैं। और इस दौरान किसानों के एक समूह ने नए कानूनों का समर्थन करते हुए कृषि मंत्री से मुलाकात भी की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने यह बताया कि 25 तारीख को सिर्फ 2 घंटे के अंदर देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट्स में 18,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि योजना के तहत जमा कर दिए जाएंगे। लेकिन आंदोलन कर रहे किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि देश का असली किसान किसे माना जाए और किसान की असली मर्जी किसे माना जाए। उन्हें माना जाए जो नए कानूनों का समर्थन अब कर रहे हैं या फिर उन्हें माना जाए जो दिल्ली के आसपास नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। यानी अब किसान भी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक हिस्सा वो जो कई महीनों से आंदोलन कर रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ, लेकिन अब एक नया जो हिस्सा है वो सामने आ रहा है और वो उन किसानों का है
जो देश भर के बाकी 20 राज्यों के किसान हैं, इनकी संख्या भी लाखों में है और ये कह रहे हैं कि हम कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। अब बड़ी बात यह है कि असली किसान किसे माना जाए और यह कैसे तय किया जाए कि देश का किसान क्या चाहता है। आज इस विषय पर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की तरफ से क्या कहा गया, वो पहले आप सुन लीजिए। हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। 25 दिसंबर को जब सुशासन दिवस है, उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बिगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना, और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी। डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। वो न्यूनतम मूल्य तो दे दो, उसकी खरीद तो व्यवस्था कर दो। यदि नहीं देते हो डिफरेंस अमाउंट दे दो, नहीं देते हो तो ये कह दो इससे नीचे अनाज नहीं बिकेगा। घोषणा तुम कर रहे हो और संसद में कह रहे हो ये हमारी गारंटी है, न्यूनतम समर्थन गारंटी का कानून है, तो तुम्हारी गारंटी फुलफिल करो ना भाई। गारंटी भी दे रहे हो, पूरा भी नहीं करे, ये किसानों के साथ धोखा है। एमएसपी की गारंटी सरकार दे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो रोज बोलते हैं उनको अपने बयान में कहना चाहिए कि हम 23 की 23 फसलें 100% एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हैं। अब बड़ी बात यह है कि इसी महीने की 25 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की किश्त सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। यानी कुल 18,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट्स में एक ही दिन में आ जाएंगे। और उस दिन किसानों को, देश भर के किसानों को यह देखना होगा, यह फैसला करना होगा कि ये सरकार उनके लिए अच्छा काम कर रही है या उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि देश के बाकी राज्यों से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे किसान भी अब सामने आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि वो नए कृषि कानूनों के पक्ष में हैं और वो कानूनों को चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो जाएं। अब हम एक बार फिर से किसान दिवस की बात करते हैं, जिसके केंद्र में है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह। आज जी न्यूज की टीम चौधरी चरण सिंह के पुश्तैनी घर पहुंची और वहां से हम आपको एक बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। चौधरी चरण सिंह जमीन से जुड़े हुए किसान नेता होने के बावजूद प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन क्या आप आज के दौर में किसी किसान के प्रधानमंत्री बनने की कल्पना भी कर सकते हैं? क्या आज के दौर में ऐसा होगा? लेकिन यह भी दुख का विषय है कि प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह को कभी संसद में बोलने का या संसद जाने का मौका ही नहीं मिला। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के फैसले का विरोध करते हुए 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी।
पहली बार लोगों को यह पता चला कि कांग्रेस को हटाया जा सकता है, बिना कांग्रेस के भी इस देश में सरकार बन सकती है। चौधरी चरण सिंह इस सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन जुलाई 1979 में यह सरकार गिर गई और फिर 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस की मदद से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें 20 अगस्त तक अपना बहुमत सिद्ध करना था, लेकिन 19 अगस्त को ही इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन उनकी सरकार से वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई। और उन्हें इससे पहले कि वो देश के लिए कुछ बहुत बड़ा कदम उठा पाते, किसानों के लिए कुछ बहुत बड़ा फैसला ले पाते, इससे पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी सरकार गिरा दी। अब आप सोचिए, अगर कांग्रेस ने एक किसान नेता को लंबे समय तक देश का प्रधानमंत्री बने रहने दिया होता तो क्या आज देश के किसान इतनी बुरी स्थिति में होते? आज ये सोचने का दिन है कि अगर चौधरी चरण सिंह जैसा नेता कुछ वर्षों तक देश का प्रधानमंत्री बने रहता तो आज क्या किसानों की स्थिति बेहतर हो सकती थी? वर्ष 1978 में चौधरी चरण सिंह के 76वें जन्मदिन पर दिल्ली के बोट क्लब पर एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ था और तब 10 लाख किसान देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। इसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। कांग्रेस को भी किसानों पर सियासत का मौका मिल गया और मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस की मदद से देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ये उस समय की तस्वीरें हैं, आप देखिए ध्यान से। ऐसी भीड़ आपने शायद बहुत वर्षों में नहीं देखी होगी। ये चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में आप देख रहे हैं वर्ष 1978 की तस्वीरें, जब देश भर के लाखों किसान दिल्ली आ गए थे। चौधरी चरण सिंह के अलावा भारत में एक और बड़े किसान नेता हुए हैं जिनका नाम है महेंद्र सिंह टिकैत। उन्हें चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों का दूसरा मसीहा कहा जाता था। वैसे तो नेता और भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आज हम खासतौर पर टिकैत साहब की भी बात कर रहे हैं और वो भी लगातार किसानों के हित में आंदोलन और रैलियां करते रहे। हालांकि वो शुद्ध रूप से किसान नेता ही बने रहे और उन्होंने अपने आप को मुख्य धारा की राजनीति से ज्यादातर समय दूर ही रखा। कहने को तो चौधरी देवीलाल भी बहुत बड़े किसान नेता थे, लेकिन यहां हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को राजनीति से दूर रखा था। आज से 32 वर्ष पहले यानी 1988 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में ही 5 लाख किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। महेंद्र सिंह टिकैत उस समय इतने बड़े किसान नेता थे कि उनकी एक आवाज पर लाखों किसान सड़कों पर उतर आते थे और उस समय किसान अपनी 35 मांगों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। इनमें सिंचाई की दरें घटाने से लेकर फसल के सही दाम को लेकर भी मांग रखी गई थी, यानी फसलों का सही दाम। ये मांग कब से चली आ रही है। इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 किसानों की तब मौत हो गई थी। किसानों की मांग पर इस तरह की कार्रवाई से पुलिस की काफी आलोचना हुई थी और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार भारी दबाव में आ गई थी और आखिरकार सरकार को किसानों की ये सारी की सारी यानी 35 मांगें माननी पड़ी थी। चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के पास ग्रामीण भारत की तरक्की का एक विजन था। वो चाहते थे कि किसानों के हाथ में राजनीतिक शक्ति रहे और देश में बड़े पैमाने पर कृषि सुधार हो। वर्ष 1952 में जब वो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री बने, तब वो जमींदारी की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लेकर आए। उनकी इस कोशिश का भी उस समय एक वर्ग ने जबरदस्त विरोध किया था, खासकर उन बड़े बड़े जमींदारों ने जो खुद के किसान होने का दावा करते थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने अपनी सूझबूझ से इस कानून को लागू करवा लिया और इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति बेहतर होने लगी। और इसका एक बड़ा फायदा यह भी हुआ कि उत्तर प्रदेश में नक्सल आंदोलन को जगह नहीं मिली, जबकि जमींदारों के विरोध के नाम पर ही देश के कई हिस्सों में नक्सली आंदोलन चलाए गए। यानी चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए दूरदृष्टि रखते थे और वो छोटी मोटी मांगों को दरकिनार करके भविष्य के लिए बड़े फैसले लेते थे। लेकिन आज के किसान नेताओं में इस दूरदृष्टि का अभाव है और किसानों की मांग को कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी भी किसान नेताओं के पास कोई भविष्य की सही योजना नहीं है। कुल मिलाकर किसानों के नाम पर राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के अभाव में किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे। किसानों के पास आज ऐसा कोई नेता नहीं जो सरकार के साथ सीधे बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल सके। यानी कुल मिलाकर भ्रम और असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है।
इस असमंजस का नतीजा क्या हो सकता है, यह आज हम आपको एक मशहूर कहानी के जरिए समझाना चाहते हैं। और यह कहानी मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी, जिसका नाम था एनिमल फार्म। यह कहानी एक फार्म पर रहने वाले कुछ जानवरों की है जो अपने मालिक के रवैये से बहुत परेशान थे। इन जानवरों को लगता था कि उनका मालिक एक तानाशाह की तरह उनसे काम करवाता है। इसके बाद इन जानवरों ने अपने ही मालिक के खिलाफ एक दिन बगावत कर दी। मालिक को फार्म छोड़कर जाना पड़ा और इन तमाम जानवरों को लगा कि अब फार्म में लोकतंत्र आ गया है, जहां सबकी सुनी जाएगी और सब जानवरों के बराबर अधिकार होंगे। लेकिन जानवरों की यह खुशी सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी, क्योंकि उसी फार्म पर रहने वाले 2 जानवरों ने यह महसूस किया कि उनके बीच किसी नेता का अभाव है। इसके बाद ये दोनों जानवर इस फार्म में बाकी के जो जानवर थे उनके नेता बन गए। और फिर इन 2 नेताओं ने फार्म के मालिक से भी एक कदम आगे बढ़ते हुए बाकी के जानवरों का शोषण शुरू कर दिया और जानवरों के सभी अधिकार छीन लिए। इस कहानी का सार यह है कि शक्ति आपको भ्रष्ट बनाती है और जो लोग शक्ति का सही दिशा में और सकारात्मक प्रयोग नहीं करते, वो एक ना एक दिन कुछ लोगों की राजनीति का शिकार हो जाते हैं। ये जो फार्म पर जानवर थे, इन्हें ऐसा लगा कि लोकतंत्र के नाम पर अब इनके सबके बराबर अधिकार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज हमने 1952 में चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़े उनके सबसे पुराने और उनके भरोसेमंद सहयोगियों में से एक जयपाल सिंह से बात की और उन्होंने हमें यह बताया कि चौधरी चरण सिंह आंदोलन के नाम पर इस तरह के शहरों को बंधक बनाने के बहुत खिलाफ थे। वो जो आंदोलन तो मैंने बताया कि बुनियादी तौर पर आंदोलन में उनका विश्वास ही नहीं था। वो चाहते थे कि लोगों को इस कदर अवेयर कर दिया जाए अपने हकूक़ के लिए कि वो खुद खड़े होकर रास्ता रोकने में तो उनका एतबार ही नहीं था। आज का आंदोलन ठीक उसके डिफर है। आज के आंदोलनकारी चाहते हैं कि जितना परेशान हम शहर के लोगों को करेंगे, अवरुद्ध करके, रास्ता अवरुद्ध करके, सब्जी अवरुद्ध करके, दूध अवरुद्ध करके और चीज़ों की आवागमन में रास्ता बन के, उतना मीडिया कवरेज अधिक देगा, उतनी बात तुम्हारी ज़्यादा जाएगी। चौधरी चरण सिंह के उसूल के खिलाफ था। उन्होंने कभी इसको प्रोत्साहित नहीं किया। तो चौधरी चरण सिंह अगर आज जिंदा होते तो क्या वो भी इसी तरह का आंदोलन करते? क्या वो भी दिल्ली और आसपास के तमाम हाईवेज को रोक देते, रेल की पटरियों पर धरने पर बैठ जाते और ये कहते कि वो लगातार इसी तरह आंदोलन करते? या उनके आंदोलन करने का तरीका कुछ और होता? अगर आज वो जिंदा होते तो आज सरकार के नए कृषि कानूनों का समर्थन करते या इनका विरोध करते? चौधरी चरण सिंह गर्व से कहते थे कि वो किसानों के नेता हैं। उन्होंने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जो शोषित और पीड़ित था और जिसकी सुनवाई कहीं नहीं होती थी। आज भी कई पार्टियां और नेता चौधरी चरण सिंह के नाम पर राजनीति करते हैं। किसानों से जुड़ने के लिए उन्हें अपना कंधा बनाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात सम्मान देने की आती है, उन्हें याद करने की आती है, तो ये नेता और पार्टियां दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा लोकसभा के 38% सांसद किसान हैं, या ये मान लीजिए कि वो अपने आप को किसान बताते हैं, 38%। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जिस देश में हर 3 में से 1 सांसद किसान हो, वहां किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह के पुश्तैनी गांव और उनके पुश्तैनी घर का आज क्या हाल है। चौधरी चरण सिंह का जन्म दिल्ली के पास हापुड़ के नूरपुर गांव में हुआ था, लेकिन आज इसी गांव के लोग चौधरी चरण सिंह के पुत्र और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह से नाराज हैं। आज हमने चौधरी चरण सिंह की इसी जन्मस्थली से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि जिस देश में भारत के पहले किसान प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं मिला, उस देश में किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता भला किसानों की समस्या को कैसे हल कर पाएंगे। ये तस्वीरें नूरपुर गांव की हैं। ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का एक छोटा सा गांव है। गांव तक जाने वाली सड़कें आज भी कच्ची हैं। यहां ना तो बच्चों के पढ़ने के लिए कोई स्कूल है और ना ही दूसरी जरूरी सुविधाएं हैं।
ये वो गांव है जिसे राजनीति ने भुला दिया, जिससे नेताओं ने भी मुंह फेर लिया। ये गांव भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का है। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, जिनके नाम पर किसान दिवस मनाया जाता है। जी न्यूज आज चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली नूरपुर पहुंचा है, जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है। इस गांव की स्थिति क्या है, इस गांव में के लोग क्या सोचते हैं और इस गांव में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या उनसे जुड़ी कुछ यादें यहां पर सहेज कर रखी गई हैं, आज इसी का रियलिटी चेक हम नूरपुर गांव से करेंगे। नूरपुर गांव की ये वही गलियां हैं, ये वही खेत हैं जहां भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का बचपन बीता। वो इसी गांव से दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। जब तक वो जिंदा रहे तब तक ये गांव भी राजनीति के केंद्र में रहा। कई बड़े नेताओं ने इस गांव का दौरा किया, लेकिन समय के साथ इस गांव को नेताओं ने भुला दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोग बाग नेता इस्तेमाल करते हैं फोटो का कि चौधरी साहब के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं करा। चौधरी चरण सिंह जी की जन्म स्थली पर एकमात्र मूर्ति है, जो कि गांव वालों ने ही आपसी चंदे से ये मूर्ति बनवाई थी। लगभग 60,000 रुपए गांव वालों ने इकट्ठे किए थे और उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी की याद में यह मूर्ति गांव में बनवाई गई थी। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी नेता का, किसी भी मंत्री का या किसी सरकार का कोई योगदान नहीं था। नूरपुर गांव में जिस जगह चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, वहां आज मवेशियों को बांधा जाता है, उन्हें चारा खिलाया जाता है। यहाँ जो कमरे बने हैं, उनकी दीवारें और छतें जर्जर सी मालूम पड़ती हैं। इस जगह को देखकर यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये किसान चेतना के महानायक चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली है। चौधरी चरण सिंह का जन्म इसी जगह पर हुआ था, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो लोग उनके नाम पर राजनीति करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जगह जगह आपको कहीं जूते चप्पल दिखाई पड़ेंगे, भूसा रखा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कूड़ा कबाड़ यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है जगह जगह पर। इस जगह पर ये उनका मूल जन्म स्थान है, चौधरी चरण सिंह का नूरपुर मंडिया गांव हापुड़ जिले में। यहाँ पर देखिए, ये पूरी तरह से हमको जो देखकर लग रहा है, जिस तरह से यहाँ पर ये सब बनाया गया है कि ये पशुओं को बांधने का स्थान बना दिया गया है। वर्ष 2000 में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने चौधरी चरण सिंह की याद में गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई थी। तब अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी भी सरकार में सहयोगी की भूमिका में थी। लेकिन समय के साथ जैसे इस गांव का इतिहास धुंधला पड़ने लगा, ठीक उसी तरह ये लाइब्रेरी भी अपना वजूद खो चुकी है। लाइब्रेरी में जो कुछ किताबें रखी भी हैं, उन पर धूल की परत जम चुकी है। अंदर ना तो बैठने के लिए कुर्सियां हैं और न ही टेबल रखे हैं। पंखे गायब हैं और बिजली के बोर्ड भी उखड़े हुए हैं। पुस्तकालय है लेकिन पुस्तक नहीं है, उसकी देखरेख का कोई इंतजाम भी नहीं है। आप देखिए कि क्या इस लाइब्रेरी में, इस पुस्तकालय में गांव के लोग या आसपास के लोग आकर पढ़ सकते हैं, उनके जीवन को समझ सकते हैं, उनके मूल्यों को समझ सकते हैं। किसानों के लिए उन्होंने जो किया, क्या उसे इस लाइब्रेरी के माध्यम से समझा जा सकता है? जवाब होगा नहीं। इस लाइब्रेरी की तरह वर्ष 2006 में इस गांव में एक गेस्ट हाउस भी बनकर तैयार हुआ था। मकसद ये था कि जब लोग इस गांव में भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को करीब से जानने के लिए आएंगे तो उन्हें इसी गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। लेकिन जिस तरह नेताओं ने इस गांव को भुलाया, उसकी व्यथा आज इस गेस्ट हाउस पर लटका ये ताला बयां करता है, जिस पर अब जंग लग चुका है। इस गेस्ट हाउस की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तालों पर जंग लग चुकी है, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे टूट चुके हैं, दीवारों पर जाले आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा यहां से पंखे, लाइट सब कुछ गायब हो चुके हैं, चोरी हो चुका है। शौचालयों की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा बदतर है। नूरपुर गांव के लोगों की लंबे समय से यह मांग रही है कि वहां एक इंटर कॉलेज हो। राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब इस मांग को पूरा भी किया गया। जमीन के चारों तरफ दीवारें भी खड़ी हुई, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदलते ही ये इंटर कॉलेज एक अधूरी मांग बनकर रह गया। हाँ, अगर वे चाहते, एलडी वाले, ये आरएलडी वाले और इन्हीं की सपोर्ट से सरकार चल रही थी बीजेपी की, जब स्कूल मिला था, तो अगर वे चाहते तो जब भी बन जाता।
लेकिन वो लेट होता चला गया, उसमें कोर्ट में चले गए दूसरे, और जो है वो न वहाँ बन पाया न यहाँ बन पाया। और इन्होंने किसी ने पैरवी की नहीं, हमारे यहाँ जो नेता हैं बड़े, उन्होंने पैरवी की नहीं। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। उनके पोते जयंत चौधरी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन लोगों की शिकायत है कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को वैसा सम्मान किसी ने नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। आज समय के साथ उनकी विरासत भी बदल रही है। अब उनके परिवार से जुड़े कुछ लोग बीजेपी के सदस्य हैं और उनके घरों की दीवारों पर चौधरी चरण सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लग चुकी है। मोदी की तस्वीर लगाने के पीछे क्या कारण है चौधरी चरण सिंह के साथ? चौधरी साहब की मूर्ति तो किसी पार्टी या उससे नहीं है, इसको तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी मानते हैं कि चौधरी साहब के विचार या किस तरीके के थे। नेता भले ही चौधरी चरण सिंह को भूल गए, लेकिन उनके गांव में जब हमारी टीम पहुंची तो हमें कई लोग ऐसे मिले जो उन्हें आज भी याद करते हैं। आपके घर पे आए थे? हाँ, आपके घर, हमारे घर पे आए। आपके घर पे क्या किया? आप हमारे घर पर आके खाना खाया। क्या क्या खिलाया था आपने? मक्का की रोटी, साग सो, चाय, गुड़, ये खाया जमीन पर बैठ कर। चौधरी चरण सिंह गर्व से कहते थे कि वो किसानों के नेता हैं। आज हमारे देश में किसानों के नाम पर हो रही राजनीति में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन एक किसान जो देश का प्रधानमंत्री बना, जिसके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनके जन्म स्थान की बेहद बुरी हालत है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली पर आकर हमने देखा कि उनसे जुड़ी यादें बिल्कुल बुरी स्थिति में है। उनसे जुड़ी जगहों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। उनकी जन्मस्थली पर भूसा रखा हुआ है और इन सब के लिए गांव वाले उनके परिवार को और स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आखिरकार महापुरुषों की जन्मस्थली का विशेष ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है? कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नूरपुर, हापुड़, उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह से उनके ही गांव के लोग नाराज हैं और उनके पोते जयंत चौधरी पर भी यह आरोप है कि उन्होंने बहुत समय से अपने दादा के गांव का हालचाल नहीं पूछा है। यानी चौधरी चरण सिंह की विरासत अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है और आज देश को चौधरी चरण सिंह जैसे नेता की कमी बहुत खल रही है। इसी तरह किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत खुद आज आंदोलन का हिस्सा हैं। महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह की तरह इस देश ने चौधरी देवीलाल और चौधरी छोटू राम जैसे नेताओं को भी जन्म दिया, लेकिन आज देश में आपको इनके कद के बड़े किसान नेता शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। किसान आज अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अखबारों और न्यूज चैनल्स की मदद से पूरी दुनिया इसकी गवाह बन रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रिंट पत्रकारिता जब अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में थी और कैमरों का आविष्कार तक नहीं हुआ था, तब से भारत के किसान अपनी फसलों के उचित दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी ये समस्या आज की नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्ष पुरानी है। भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम ने वर्ष 1879 में भारत के किसानों पर एक रिपोर्ट लिखी थी। इस रिपोर्ट में भी इसी बात का जिक्र था कि भारत के किसान पिछले 70 वर्षों से अपनी फसलों के उचित दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी भारत के किसानों की समस्या आज की नहीं बल्कि 200 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। फिर भी सब 28 दिन के आंदोलन के जरिए इस सैकड़ों वर्ष पुरानी समस्या को जड़ से समाप्त करने के दावे कर रहे हैं। इन 200 वर्षों के दौरान भारत में 41 वाइस रॉय हुए, 14 प्रधानमंत्री हुए और 17 सरकारें आईं, लेकिन किसान को उसकी फसल का सही दाम किसी ने नहीं दिलवाया। इस रिपोर्ट के एक हिस्से में A.O. ह्यूम जो लिखते हैं उस पर आपको गौर करना चाहिए। रिपोर्ट का वो हिस्सा इस समय आपकी स्क्रीन पर है और इसमें A.O. ह्यूम ने लिखा है कि 50 वर्ष पहले जब जंगल ज्यादा संख्या में थे, पशुओं की संख्या भी पर्याप्त थी और ईंधन के लिए लकड़ी भी आसानी से मिल जाती थी, तब खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती थी। इसके बाद वो भारत में कृषि के इतिहास की चर्चा करते हैं और फिर एक जगह लिखते हैं कि सरकार अपनी खुद की जमीन को बर्बाद होने दे रही है। इससे सरकार की आर्थिक धमनियां बंद हो रही हैं और सरकार सोने के अंडे देने वाली एक बत्तख को
अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देख रही है। आपको शायद पता होगा कि ए.ओ. ह्यूम ने ही वर्ष 1885 में भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। सोचिए, जिस व्यक्ति ने भारत में किसानों और कृषि को लेकर अपनी रिपोर्ट में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी, उस व्यक्ति की ही पार्टी ने आगे चलकर देश के किसानों का कौन सा हित पूरा किया। 211 वर्ष पहले भी किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिलती थी और आज भी नहीं मिलती। और अब जब सरकार इस परेशानी को दूर करना चाहती है और किसानों को यह छूट देना चाहती है कि वो जिसे चाहें, जितने दाम पर चाहें अपनी फसल बेच सकते हैं, तो इसके रास्ते में बाधा डालने का प्रयास हो रहा है। भारत में कृषि का इतिहास करीब 9000 वर्ष पुराना है और भारत के जो किसान कभी दुनिया की जीडीपी में 25% की हिस्सेदारी रखते थे, वो समय के साथ साथ अपनी शक्ति को खोते चले गए। पहले अंग्रेजों ने किसानों का दोहन किया और फिर आजादी के बाद सरकारों ने किसानों को उनके हिस्से का हक नहीं मिलने दिया। क्या आप जानते हैं, वर्ष 1943 में जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, तब अंग्रेज भारत के हिस्से का अनाज विदेशों में भेज रहे थे। इस दौरान ब्रिटेन की सरकार ने भारत के किसानों के दम पर अपने देश के लोगों के लिए 400 करोड़ किलोग्राम गेहूं और आटा, 140 करोड़ किलोग्राम चीनी, 160 करोड़ किलोग्राम मीट, 4,09,000 जिंदा जानवर, 32 करोड़ किलोग्राम मछलियां और करीब 13 करोड़ किलोग्राम चावल और 20 करोड़ किलोग्राम चाय की पत्ती जमा करके रख ली थी अपने लोगों के लिए। यानी जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे, वहां अकाल पड़ा था, तब ब्रिटेन के लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे और भारत की गरीबी पर चर्चा कर रहे थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था, तब भी मित्र देशों की सेनाओं का पेट भारत के किसान ही भर रहे थे। उस समय अंग्रेजों ने भारत के करीब 15 लाख मजदूरों और किसानों से दिन रात काम लिया। ब्रिटिश सैनिकों के लिए जो वर्दियां तैयार की जाती थीं, उसके लिए बड़े पैमाने पर भारत में कपास उगाया जा रहा था और इस दौरान जितना कपास भारत में पैदा हुआ था, उसकी लंबाई करीब 45 लाख किलोमीटर के आसपास थी। अब आप सोचिए, इसके बावजूद भारत के किसानों को अंग्रेजों ने क्या दिया और आजादी के बाद आई देश की सरकारों ने भी किसानों को क्या दिया। किसान अन्न उगाते हैं, लेकिन उन्हें इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, जो अब कुछ भी बेच रही हैं। अब हवा भी बिक रही है। ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो हवा को बोतलों में बंद करके अब इस हवा को भी हजारों रुपए में बेच रही है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया और खतरनाक स्ट्रेन मिलने के बाद वहां दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस लॉकडाउन की वजह से ब्रिटेन के कई लोग अपने घरों से दूर हैं और क्रिसमस के मौके पर ऐसे लोगों के लिए वहां की एक कंपनी एक बहुत ही खास ऑफर लेकर आई है। यानी इस लॉकडाउन की वजह से ब्रिटेन में हजारों ऐसे लोग होंगे जो क्रिसमस के मौके पर अपने घर नहीं जा पाएंगे, जो अपने घर जाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर की याद आ रही है। यह कंपनी अब ब्रिटेन की कई जगहों की शुद्ध हवा को बोतल में भरकर बेच रही है और 500 मिलीलीटर की इस बोतल में बंद हवा की कीमत लगभग